जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और एक बार फिर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं प्रोफेसर विवेक कुमार सर, जो कि राजनैतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। और आज का मुद्दा जो है वह है बहन जी के जन्मदिन का। आज उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा की प्रमुख मायावती जी का जन्मदिन है और बसपा कार्यकर्ता देश भर में इसे मना रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोग भी बीएसपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी ना किसी रूप में इसको सपोर्ट करते हैं, वो इस दिन को मना रहे हैं। 66 बर्थडे था आज और बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, जन कल्याणकारी दिवस, बहन जी लगातार इस दिन को इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं और इनकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो मनाती है इस दिन को। चूंकि देखिए, जब हम नायकों की श्रृंखला देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसमें बहन जी को अलग करके नहीं रखा जा सकता, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस दिन का कितना महत्व है और जन कल्याणकारी दिवस को जिस तरीके से स्थापित किया है बसपा के समर्थकों कार्यकर्ताओं ने, उसका कितना महत्व है, आप कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद अशोक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने ऐसे मौके पर एक डिस्कशन रखा है। इसके लिए मैं दलित दस्तक को और आपको भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि अगर किसी सवर्ण समाज के लीडर की कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती या ऐसी मीटिंग होती या उनका जन्मदिन होता, तो मुख्य धारा का मीडिया, सवर्णवादी मीडिया और सवर्ण मानसिकता के पैरोकार बुद्धिजीवी शाम को बैठ करके एजेंडा सेटिंग में उनके एक एक वक्तव्य पर डिस्कशन करते और बड़ी बड़ी कवायद, बड़े बड़े नैरेटिव, कथानक, उस पर ऐतिहासिकता, उसके मूल्यों पर बात करते। जी, और क्योंकि उसको क्योंकि ऐसा भारत क्योंकि भारत की मीडिया सर आम खाने पे भी 4 घंटे डिस्कशन करती है किसी नेता की। जी, और उसको ऐसा महिमा मंडन करते, ऐसा महिमा मंडन करते कि जैसे वो युग दृष्टा हो। लेकिन एक समाज, वंचित समाज की बेटी और 4 बार की मुख्यमंत्री, कई बार की राज्यसभा मेंबर और लोकसभा मेंबर अपने दम पर, और सर्वोपरि एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा, आज वह अपने जन्मदिन पर, ये तो एक सांकेतिक है, लेकिन वास्तविकता में वह जो मूल्यों पर जिसकी लड़ाई लड़ रही हैं, उसका लेखा जोखा देने के लिए सामने आई। और उस पर अब यह देखना है कि कितने मुख्य धारा के मीडिया वाले यूट्यूबर्स, आजकल सवर्णवादी यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, जो बैठ करके अपनी अपनी विचारधारा को जो है ला करके देखते हैं और फिर वो सभी का महिमा मंडन करते हैं और बहुजन आंदोलन को उसका खंडन करते हैं, उनकी छवि को खंडित करते हैं केन केन प्रकारेण। तो इसलिए मैं आपको और दलित दस्तक को साधुवाद देता हूं कि आपने ये डिस्कशन रखा। सर अब जी, अब मैं आपकी जो मुख्य बात है उसको बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं ये जन कल्याणकारी दिवस, ये वास्तविकता में जो स्थापना की गई है, ये मुझे लगता है एक बहुजन आंदोलन की नई स्थापना है। और कहीं ना कहीं ये अपने बहुजन महापुरुषों के और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन से और संविधान में प्रदत्त मूल्य, जो एक जन कल्याणकारी राज्य कहलाता है भारत, अपने संविधान, बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी दिवस जन कल्याणकारी राज्य से जुड़ता है। तो ये जो मूल्य हैं, ये संवैधानिक मूल्य हैं, जिसको बहन जी ने आत्मसात करके और जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए खोल दिया है। ये मुझे लगता है इसकी ऐतिहासिकता है। सर, अभी जो नई पीढ़ी है जो शायद पहली बार या फिर दूसरी बार चुनाव में उतरेगी, जिसकी उम्र 20 साल 22 साल है और जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा बहन जी का, और जो तमाम तरीके के जिस अपनी व्याख्या भी करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे आप लगातार कहते रहे हैं कि फास्ट फूड की तरह लोग आंदोलन भी ढूंढते हैं कि उन्हें बना बनाया मिल जी जाए।
तो सर लेकिन इस मौके पे जब बहन जी का जन्मदिन है, 66 साल की हो गई हो, उनका जो सफरनामा है जीवन का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और किस तरीके से बताना चाहेंगे जो नई पीढ़ी है उसको, ताकि वो उस महत्व को समझे उस व्यक्ति के? जी, मुझे लगता है कि अशोक, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि अभी जब प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, हुँ, तो उस पर बैठ करके एनडीटीवी में बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम हुआ पैट्रियार्की को लेकर के, हुँ, और नगमा उसको जो है बाकायदा हुँ, वो कर रही थी, एंकर कर रहे थे, और कमाल खान मरहूम जो हो गए अब वो, और बाकी औरतें उस पर डिस्कशन कर रही थी। जी, यहाँ तक कि सत्यहिंदी.com में भी काफी लोगों ने उसको डिस्कशन किया, अरे रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई। हुँ, लेकिन अफसोस इस बात का कि बहन जी ने जब अपना घर छोड़ा, वो हुँ, भी क्या लड़की नहीं थी, वो एक दलित समाज की लड़की थी, और उन्होंने लड़की का बाकायदा, उनके कोई वरदास नहीं था। हुँ, प्रियंका तो एक राजनीतिक परिवार से आती है, जी, विरासत में मिली है, सब बहन कुछ जी के पास बना-बनाया मिला उन्हें। तो उनके पास कोई विरासत नहीं थी, और तब उन्होंने लड़ करके जो है बाकायदा अपने आप को स्थापित किया, अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने अपने पिताजी को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और त्याग करके मान्यवर कांशीराम के साथ निकल पड़ी। अनर्गल बातें, पता नहीं क्या क्या सहा होगा, हमको तो पता नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सफरनामा है, क्योंकि अब ये 17वां इसका अंक आ गया है, अंक आया, जी। मुझे हाँ, कि इसका टाइटल बहन जी ने जब लेखिका के रूप में स्वयं बहन जी हैं, हुँ, मेरे संघर्ष में जीवन, हुँ, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बिस्पी मूवमेंट का सफरनामा, हुँ, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बाकायदा है, हुँ, ए ट्रेवलॉग ऑफ माई स्ट्रगल रिडन लाइफ हुँ, एंड बीएसपीज मूवमेंट। हुँ, तो ये जो है, मुझे लगता है कि बहन जी ने एक बहुत बड़ा सार्थक काम कर दिया है, हुँ, कि अपने संघर्ष में और अपने महापुरुषों के, अपने नायकों के जो आंदोलन है, हुँ, उनको लयबद्ध कर दिया है। जैसे आपने 50 नायकों की किताब निकाली, जी, आपको पता चला होगा कि किस तरह का जो है संघर्ष करना पड़ा। तो जी, बहन जी ने उन युवकों के लिए, जो सोचते हैं कि नहीं अभी फास्ट फूड है, अभी आएंगे, अभी रिवोल्यूशन हो जाएगा, हुँ, और उन्होंने ही क्रांति करी है, उससे पहले तो कोई क्रांति ही नहीं हुई, अब हुँ, वही हुँ। क्रांति करने जा रहे हैं, और जो वो मार्ग कहेंगे वही सही है। मुझे बिल्कुल, लगता है इसमें फेसबुक बहुत पे बड़ा और प्रकाश सोशल डालता है मीडिया पे यह पोस्ट लिखते सफरनामा। हैं। आज के युवा फेसबुक और सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं और तुरंत 20-50 लाइक मिल जाता है। उनको लगता है कि पहले भी शायद इतना ही आसान रहा होगा। हाँ, नहीं तो ये जो सफरनामा है, ये जी, उन सब बातों को खोलता है कि किस प्रकार की पीड़ा, दर्द, किस प्रकार का उन्होंने त्याग, परिश्रम किया है। कम से कम उसको लेकर के ही एक राजनीतिक दल बनता है, और वो भी राष्ट्रीय दल बनता है, जिसमें अपना जीवन खपा देते हैं, और मान्यवर कांशीराम ने जो खपाया। और हुँ, आज बहन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही जी, कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूं, हुँ, इस पर भी लोग नकारात्मक, जो जी, मुख्य धारा का मीडिया है वो नकारात्मक वो हुँ, चला रहा है, स्टोरी चला रहा है, हुँ, और वो बाहर नहीं निकल रही, इस पर भी नकारात्मक स्टोरी चला रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आखिर एक राष्ट्रीय दल का मुखिया इलेक्शन लड़ना उसके लिए आवश्यक है, कि इलेक्शन लड़ाना लड़वाना आवश्यक है। बिल्कुल, वो आवश्यक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सफरनामा, और आज का जो बहन जी ने जन कल्याणकारी दिवस का बिगुल पूरे भारत में बजवा दिया है, वो जी। अपने आप में ऐतिहासिक है। जी, और सर इस मौके पे क्या हुआ कि मीडिया को भी जब वो प्रेस को संबोधित कर रही थी, तो 2-3 उन्होंने कमाल की बातें कही। इसमें मीडिया पे भी उन्होंने काफ़ी आरोप लगाया, जिस तरीके से आपने भी कहा उस बात को लेके। तो जी जी बीएसपी कुछ करे तो मुश्किल, बहन जी कुछ करें तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल या फिर अपने तरीके से करे तो मुश्किल। इतना हर तरीके से जो मीडिया पे उनकी जो टिप्पणी रही, जो लगातार वो सवाल उठाती रही हैं, तो उसको आप जी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहन जी की जो बहन जी करें या बहुजन समाज पार्टी कुछ करे या ना करे, उस पर मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आती है। पंचतंत्र में एक पिता और पुत्र गधे को लेकर के चल रहे थे, हुँ, तो दोनों चल रहे थे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे ये कैसे आदमी है, एक गधा है, उसके बाद भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो फिर
उसने बाप को बैठा दिया और बेटा पैदल चलने लगा, तो लोग हंसे कि अरे बाप देखो कितना निर्दयी है, ऊपर बैठा हुआ है और बेटे को चला रहा है। तो उसने बेटे को ऊपर बैठा दिया। फिर लोग हंसने लगे कि अरे देखो बेटा कितना निर्लज्ज है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पर बैठा है। तो दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो लोगों ने कहा अरे ये दोनों कितने ही निर्दयी निर्दयी है। हैं, और दोनों बैठ गए। तो ये तो बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहन जी के साथ और किसी भी बहुजन आंदोलन के साथ ये जो नकारात्मक पहलू है, ये विखंडन का पहलू है, ये जुड़ा हुआ है। और इसको मैं बुद्धिजीविता नहीं कहता, मैं इसको दानीश्वरी नहीं कहता, मैं इसको जातिवादी मानसिकता कहता हूं कि आप कुछ भी करें वो सकारात्मक नहीं होगा। आपको जैसे पता होगा कि एक पत्रकार थे, बड़े पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन इसलिए कर रही है कि कहीं ब्राह्मण छिटक करके सभा में ना चला जाए, और उसको भाजपा ने कहा है कि आप जो है सम्मेलन कीजिए, जबकि उनके पास कोई तथ्यात्मक जो है आंकड़ा नहीं है, और उसके बाद इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक दूसरे समाजवादी आजकल एंकर हैं, लखनऊ से सत्यहिंदी.com को एंकर करते हैं, वो कहने लगे कि अमित शाह ने जो बहन जी को कहा ठंड लग रही है, वो इसलिए कहा कि वो निकल करके जो है अपनी बैठकें करने लगे, क्योंकि वो ठीक से नहीं लड़ रही हैं और इसका फायदा सपा को ना हो जाए। आप देखिए कि किस तरह का प्रलाप है, किस तरह की निर्लज्जता है कि आपके पास कोई तथ्यपरक आंकड़ा नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ आंकड़ा नहीं है, और उसके बाद आप एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर और पार्टी पर, जो कि बहुजन समाज का एक तरह से मैं कहता हूं कि शी इज सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान है, और उस पर आप अनर्गल प्रचार करते हैं। कम से कम ये जातिवाद से ज्यादा मुझे और कोई नहीं लगता, और इसलिए मुझे लगता है कि बहन जी ने आज बिल्कुल सही तौर पर उनको आईना दिखाना किया। लेकिन सर जब चुनाव का मौसम है, तमाम दलों की दिख रही है कि जो आजमाइश चल रही है, सब लोग मैदान में हैं, और कहीं ना कहीं वोटर से लेके समर्थक तक सबकी नजरें हम माने ना माने है कि बहन जी का स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो पॉलिटिकल मूव लेती हैं, क्योंकि लड़ते हुए दिखना भी बहुत जरूरी है। हम लड़ रहे हैं, अंदरूनी तौर पे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, किस तरीके से हमारी तैयारी है, लेकिन दिखते रहना भी जरूरी है। तो वहां पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और ज्यादा दिखने की जरूरत है, ज्यादा बोलने की जरूरत है? और जातिवादी मीडिया की बात हम हमेशा करते हैं, आजकल तो कई प्लेटफॉर्म है, अपना खुद से आदमी सोशल मीडिया पे लाइव आके अपनी बातें कह सकता है, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकता है। वहां भी जब चीजें कम दिखती हैं तो इस तरीके के आरोप तो लगते हैं ना, आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे आखिर? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल एक बता रहा हूं कि राजनैतिक रैली अशोक अभी किसी ने नहीं करी है। आप देख लीजिए, किसी पार्टी ने नहीं लड़ी राजनैतिक रैली अपने दल की, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बैठकें करी हैं, उसमें उन्होंने सरकारी कामों की गिनती कराई है, चाहे वो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, चाहे वो रोड का उद्घाटन हो, चाहे वो किसी और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो गए थे, हाँ किसी भी, वो सब सरकारी रैलियां थी, जिसको मुख्य धारा का मीडिया उसको राजनीतिक रैली, उनकी पार्टी की रैली बना के प्रस्तुत कर रहा था। जबकि मुख्य धारा के मीडिया को यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि ये भाजपा की रैली है या सरकार की रैली है। अगर सरकार की रैली है तो डबल इंजन की सरकार की रैली में जितना पैसा खर्चा हो रहा है, जनमानस का पैसा खर्चा हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन किसी भी मीडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे ये पूछ सकता कि ये टैक्स पेयर का पैसा जो है अपनी राजनीतिक रैली पर क्यों खर्चा किया जा रहा है, बल्कि वो प्रश्न बहन जी से पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं निकल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि अखिलेश ने जो किया वो रोड शो थे, उन्होंने रैली नहीं करी। रोड शो 500 आदमी को लेंगे तो वो 5,000 लगता है, और 5,000 होंगे तो 5 लाख लगता है। तो रोड शो और रैली अलग अलग होती हैं, और वो रोड शो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी जो संगठनात्मक पहली बार वो अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले
उनके पिताजी ने इलेक्शन लड़ा और वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ लड़े, उसके बाद बहन जी के गठबंधन के साथ लड़े, अब की बार फिर वो गठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं, लेकिन लीडर वही है। उसके पहले उनके यहाँ कद्दावर लीडर हुआ करते थे, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, यहाँ तक कि अमर सिंह भी उनके साथ हुआ करते थे। आज कोई नहीं है, तो इसलिए वो अकेले फेस है। लेकिन इधर बहन जी के पास बहुत सारे लीडर हो गए हैं, चाहे वो अशोक सिद्धार्थ हो, चाहे वो रामजी गौतम हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे वो खुद भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो राइन हो, काफी लीडर हो गए हैं जिसके माध्यम से वो ग्रास रूट पर अपना मोबिलाइजेशन कर रही हैं और वो रणनीति बना करके अपने घर में बैठी हुई हैं। सर, एक उन्होंने इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी तंज कसा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक वो बीएसपी में नहीं आए थे उनको कोई जानता नहीं, बीएसपी में आने के बाद उनकी किस्मत बदली। तो जो लोग भी तमाम नेता आज सपा में खड़े दिख रहे हैं और जो जिसके बूते सपा इतरा रही है और तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि सपा सत्ता में आने वाली है या फिर कड़े मुकाबले में है, वो तमाम नेता बीएसपी से निकले हुए नेता हैं ज्यादातर। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब सीधे बहन जी को चुनौती देते हैं मंच से, उनका नाम लेके, और बहन जी जिस तरीके से उनका जवाब देती हैं, और उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि भाषा शैली की भी बात कही उन्होंने कि अम्बेडकरवादियों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो क्या राजनीति और राजनीतिक बदला इतना बड़ा हो गया है कि खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग और जिनको पार्टियों ने सब कुछ दिया बसपा ने, वो पार्टी छोड़ने के बाद इस तरीके से बातें करें? नहीं, देखिए वो बात जो है वो तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही अशोक, कि आपने कहा कि जो ये है क्या बोलते हैं भाषा शैली, इस पर बहन जी ने बड़ा लंबा तंज कसा, क्योंकि वो बोलते हैं कि अंबेडकर वादियों की ऐसी कोई भाषा नहीं होती। अंबेडकर वादी किसी भी समाज को डायरेक्ट चैलेंज नहीं करते, वो मनुवाद की बात करते हैं और मनुवादियों की बात करते हैं। वो किसी समाज को अपना दुश्मन नहीं बनाते हैं। ये अंबेडकरवाद की एक बहुत बड़ी सोच है और यही एक संवैधानिक वैल्यू है कि भाई सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। अगर सर्वजन की बात करेंगे तो वो बुद्ध से भी जुड़ता है, बाबा साहब से भी जुड़ता है और हमारे जो है संविधान से भी जुड़ता है। तो वो एक मूल्य की बात बहन जी ने बहुत अच्छी करी। दूसरी बात मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि चाहे कोई भी गया हो, चाहे वो सुखदेव वो रामाचल राजभर गए हो, चाहे वर्मा जी गए हो और चाहे जो है मौर्य जी गए हो, उन्होंने बहन जी ही कहा है, किसी ने भी उनको मतलब सीधे नाम लेकर के संबोधित नहीं किया है, लेकिन बहन जी कह करके संबोधित किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी ये पता है कि बहन जी का जो आत्मीय रिश्ता, आत्मीयता का रिश्ता है, जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, हाँ दल में नहीं है, ठीक है, दल से बाहर चले गए हैं, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट रही है, बहन जी ने कभी भी अनादर नहीं किया उनका 1-to-1 रिलेशनशिप में। क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैं उनकी कार्यशैली से परिचित हूं कि वह अंदरूनी खाने में वो सबकी इज्जत और सबको प्यार से ही डील करती हैं। कभी भी जो है उनका मैंने रौद्र रूप नहीं देखा कि नहीं किसी के प्रति वो अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ता बना हुआ है और आज कोई कहीं भी हो, ये राजनीति संभावना बनती है कि कल फिर पुराने घर में वापसी हो सकती है। राजनीति में तो सब कुछ संभव है। और उसके साथ साथ अशोक जी, मैं थोड़ा सा समय जरूर लूंगा आपका 2 मिनट, कि उन्होंने कहा कि नहीं सपा अंबेडकरवादी है, हाँ, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न उठाया और तथ्यात्मक प्रश्न उठाया। मुझे लगता है अखिलेश को और उनकी समाजवादी पार्टी अपने सोचना पड़ेगा कि अगर आपने बाबा साहब अंबेडकर पार्क को जो है अपने किसी नायक के नाम रख दिया, आपने मान्यवर काशीराम के विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया, आपने सर्वोपरि संत शिरोमणि रविदास महाराज के नगर का नाम बदल दिया और उसको पुनः उसी तरह रख दिया, यहां तक कि आपने आरक्षण में रिजर्वेशन के बिल को फड़वा दिया, तो क्या वो अखिलेश यादव की सपा है जो अपने आप को अंबेडकरवादी कह सकती है?
अगर वो नहीं कह सकती तो उनको बदलना पड़ेगा। जी, और किंग जॉर्ज हॉस्पिटल का नाम भी शाहू जी महाराज से फिर किंग जॉर्ज कर दिया। किंग जॉर्ज कर दिया। तो मुझे लगता है कि अखिलेश को जवाब देना पड़ेगा और उनको अपनी जो नई सपा जो कह रहे हैं लोग कि उनकी नई सपा है, और तब दलित उनकी ओर जिसे कहना चाहिए देखेगा कि हाँ, नहीं तो आज भी वो दलित जो है उनको शक की निगाह से देख रहा है। कोई भी माफी अपना माफी माफी नहीं मांगी आज तक अखिलेश यादव ने इस चीज को लेकर नहीं। सार्वजनिक रूप से। और दूसरी तरफ देखिए, जब जब कानपुर में किसी के साथ अन्याय होता है तब तो आप उसकी तरफ बोलते भी हैं और उसके घर जाते भी हैं, लेकिन जब हाथरस में होता है तब आप बोलते हैं क्या, तब आप उसके घर जाते हैं क्या? तो ये जो प्रश्न है कि दलितों के आप कितने बड़े हितैषी हैं और तब वो अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। तो इसलिए, और उनकी उनकी पार्टी में कौन दलित लीडर आज दिखाई पड़ रहा है उनके समकक्ष, जो जो एक भी उनके आसपास जो दिखाई पड़ता हो? तो मुझे लगता है कि इस बात पर भी बहन जी ने तंज कसा है, और मुझे लगता है कि अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। और अब तो चंद्रशेखर आजाद ने भी आरोप लगा दिया कि अखिलेश दलित विरोधी हैं और वो नहीं चाहते कि दलित बढ़े। हाँ, तो आप खुद ही देख लीजिए, खुद समझ लीजिए, कल तक जो हितैषी थे आज जी वो क्या कह रहे हैं। सर, एक और सवाल बनता है यहाँ पे कि आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने सपा को लेकर तमाम बातें कही, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं मिसिंग लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा सत्ता में है। बहन जी ने भाजपा को लेकर कोई सवाल नहीं किया, कोई इस पे निशाना नहीं साधा, किसी तरीके की बात नहीं की, बिल्कुल बची वो। और इस पे इस तरीके की जब बातें होती हैं तो सवाल उठते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही तो राजनीति समझ में नहीं आती। जी। मान्यवर कहा करते थे, नेगेटिव कैंपेन इज ऑल्सो अ कैंपेन। ओके। और अगर आप नकारात्मक जो एंटी इनकम्बेंसी आज है किसी पार्टी के साथ जो इनकम्बेंट है, तो उसके जो बुराई है हर व्यक्ति कर रहा है, आप उसको रिपीट करके केवल सुरखरू होना चाहते हैं, या आप सकारात्मक रूप में देख करके अपना जो निर्णय है वो ले रहे हैं। और उसी निर्णय के तहत उन्होंने 53 की, आज मुझे लगता है कि बहन जी या बहुजन समाज पार्टी ही पहली ऐसी राजनीतिक दल है जिसने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी, और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 53 लोगों की लिस्ट घोषित कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काम कर रही थी। और माफ उसकी कीजिएगा, तैयारी पूरी है, उसकी तैयारी पूरी है। कांग्रेस ने करी है पहले, लेकिन कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता में रही है वो पहली ऐसी दल है जिन्होंने ये किया है। हाँ सर, आखिरी सवाल है मेरा, और चूंकि हमने बहन जी के जीवन से शुरू किया था, उनके जन्मदिन से शुरू किया था, इसी सवाल से हम खत्म करेंगे अपनी चर्चा। समग्रता में आज आप बहन जी को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अभी और बहन जी, और आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां रहेंगी उनके लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, और वो जिस मूवमेंट को लेके चल रही हैं उसके लिए, और किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि बहन जी इसको बेहतर तरीके से लेके चलती रहें? नहीं, मुझे देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि बहन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का अभी आकलन होना बाकी है, और मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करने के लिए बहुत बड़े समाज विज्ञानियों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे जैसे लोग अभी इस लायक नहीं है कि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करें, लेकिन मैं जितना मैं जानता हूं, जितना मेरा ज्ञान है, उस आधार पर मैं जरूर कह सकता हूं कि बहन जी ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीति को लेकर एक नया व्याकरण जरूर लिखा है। उन्होंने वेशभूषा हो, उस वेशभूषा को बदला है, जो कि भारतीय महिला जो अपने सर पर पल्लू डाल करके जब वो निकलती थी तब तो वो बहुत ही एक तरह से बहू के रूप में जरूर जानी जाती थी, लेकिन बहन जी के रूप में राजनीति करना बहुत ही बिरला एक सम्मान है जो उन्होंने ग्रहण किया, अपनी निर्भीकता से, अपने समर्पण से और अपनी कार्यशैली से। और इसलिए आप देखिए कि जब सोनिया गांधी आई थी तो एक नारा चलता था, गांव गांव में चली बयार, सोनिया गांधी बहू हमार। लेकिन बहन जी ने जो आकर के अपना आदर और सम्मान अर्जित किया है एक तेज तर्रार निर्भीक लीडर के रूप में, जिससे कि
लोग ये कहते थे कि जब वो जब जो परीक्षण होता था या निरीक्षण होता था, या एक कोई किसी पॉलिसी का निरीक्षण होता था, तो घर की महिलाएं अपनी पतियों को टीका लगा करके, जो कि ऑफिसर्स होते थे, उनकी पत्नियां टीका लगा करके उनको विदा करती थी कि भाई ठीक ठाक आ जाना, आज तुम कहीं मुअत्तल ना हो जाओ। तो बहुत बड़े एक समाज विज्ञानी हैं, उन्होंने लिखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बहन जी ने सिविल सर्वेंट्स को ये दिखाया कि वो सर्वेंट हैं, वो राजा नहीं हैं, ये पाठ सिखाया। और उसके बाद से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो सशक्त किया, उसके आधार पर उनको एक आयरन लेडी का भी जो है पुरस्कार मिला या पारितोषिक मिला। और इस किताब का जो फॉरवर्ड है वो मान्यवर ने खुद लिखा और जस्टिफाई किया कि उनको क्यों ना आयरन लेडी कहा जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहन जी ने पूरे भारतीय समाज की महिलाओं का और भारतीय समाज की महिलाओं के परिधानों का, उनके व्यक्तित्व का एक नया समीकरण लिखा है, नया व्याकरण लिखा है। मुझे लगता है इसका आकलन होना अभी बाकी है। सर, इसी से एक सवाल और निकल गया, उसको भी छूते चलते हैं। मेरे मतलब तमाम लोग तमाम तरीके से बहन जी के बारे में बातें करते हैं, नसीहतें देते हैं कि उनको इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए, इस तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए। कई बार बतौर पत्रकार हम लोग भी तमाम बातों पे सवाल उठाते हैं कि जो हमारा पेशा है, हमारा काम है, ये चीजें इस तरीके से बेहतर हो सकती है, बहुजन राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन कहीं न कहीं जब बात बहन जी की होती है, बहुजन समाज पार्टी की होती है, तो जब हम समग्रता से समझते हैं, जिसकी बात आप बार-बार करते हैं कि समग्रता से समझना होगा, इतिहास को जानना होगा। तमाम दलित बहुजन नेता, कोई भी माननीय कांशीराम के आने के पहले अपनी जो इंडिपेंडेंट राजनीति है वो नहीं कर सका। बड़े-बड़े नेता हुए इस देश में, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक तमाम लोग बिक गए। किसी को कांग्रेस ने खरीदा, किसी को दूसरी पार्टियों ने। कोई भी आदमी अपनी जमीन बचा के नहीं रख सका, ना ही खुद को साबित कर सका। साबित करने वालों में अगर हम देखेंगे तो माननीय कांशीराम का नाम आता है और उसके बाद बहन जी का नाम आता है। तो कई बार मेरे मन में व्यक्तिगत तौर पे सवाल उठता है कि अगर माननीय कांशीराम जी ने बहन जी को बागडोर नहीं दी होती, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया होता, किसी पुरुष को बना दिया होता, तो क्या ये बहुजन आंदोलन इतना लंबा चल पाता? या फिर बहन जी को दे के ये सुरक्षित रखा जा सका? मान्यवर को कहीं दिखा था ये? मुझे लगता है कि आपने बहुत ही एक गूढ़ प्रश्न पूछा है, और इसके लिए तो बड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और डिस्कशन हुई हैं। लेकिन मुझे जो आपने एक मेरी किताब है दलित लीडरशिप इन इंडिया, और उसमें मैंने ये स्थापना की थी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दलित लीडरशिप। जी, जी, जी। तो जी, अगर वो आप ही की स्थापना है। मैं भी उसी को पढ़ हाँ, के इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर दलित लीडरशिप, इंडिपेंडेंट दलित लीडरशिप की जो पुख्ता आधार रखी, उसकी नींव जो रखी थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पर रखी। और उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके बाद आरपीआई, और उसके बाद दलित पैंथर्स, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आती है। और साउथ में अगर चले जाएं तो मावलन की भी पार्टी अगर रख लें, और इधर जो है रामविलास पासवान की पार्टी भी आ जाती। लेकिन जो स्थापना की आपने बात कही, बिल्कुल सही बात कही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को अगर हम नहीं जानेंगे, तो आज के वर्तमान में उसकी कार्यशैली को नहीं समझ पाएंगे। हमें भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज के इतिहास को भी समझना पड़ेगा कि इसके अंदर किस प्रकार की सर्वहाराओं की पार्टी, गरीबों की पार्टी, मजलूमों की पार्टी किस प्रकार एग्जिस्ट कर सकती है। और आप अगर किसी भी दूसरे दल का अनुसरण करेंगे तो आपका क्षय निश्चित है। और इसीलिए मान्यवर कहा करते थे, अगर आपको मैच जीतना है तो आपको अपनी पॉलिसी खुद बनानी होगी। आपको अगर डिफेंसिव ड्रॉ कराना है तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे की टीम के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन अगर आपको मैच जीतना है खुद, तो आप अपनी रणनीति पहले बनाएंगे, दूसरे आपको डिफेंड करेंगे। तो आप प्रतिक्रियात्मक राजनीति मत कीजिए। धरना प्रदर्शन, जहां पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, वहीं पहुंच गए, अरे वो तो स्थापित सत्य है। और आपका जो विपक्षी है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, वो यही चाहता है कि आपको इसी
आधार पर उलझाए रखे, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पैसा है, आपका जो समय है, इसी में वेस्ट होता रहे और आप अपना सकारात्मक आंदोलन न बना पाए, अपना एजेंडा ना सेट कर पाए। और इसीलिए बहन जी अपना एजेंडा स्वयं वो करती हैं। और आज भी देखिए, चाहे वो मीडिया हो, वो भी प्रतिक्रिया कर रहा है, जो राजनीतिक दल हैं वो भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2022 के इलेक्शन में बहन जी एक बार फिर सकारात्मक एजेंडा सेट करती दिख रही हैं और दूसरे उसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और उन्होंने अपने बाकायदा 300 से ज्यादा जो है कैंडिडेट घोषित कर दिए अनौपचारिक रूप से, और 500 से ज्यादा बैठकें कर दी। 75 प्रबुद्ध मत सम्मेलन और 86 अनुसूचित जाति सीटों पर, जनजाति सीटों पर, और उसके बाद जो उनके जो दूसरे लीडर्स हैं, चाहे अशोक सिद्धार्थ जी हो, चाहे राम जी गौतम हो, चाहे वो राइन हो, चाहे वो भी साउथ जो वेस्ट यूपी में धर्मवीर हो, जो जाट लीडर हैं, वो सब के सब बैठक कर रहे हैं। तो उन्होंने 500 के आसपास बैठक कर दी है। तो इसका मतलब एजेंडा सेट कर दिया। तो आत्मनिर्भर राजनीति के लिए आपको अपना एजेंडा स्वयं करना पड़ेगा, अपना संगठन करना पड़ेगा। कमियां तो रहेंगी जी 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 जी, वो तो जब जिसके बारे में बात की जाएगी कमियां निकाली जा सकती है। क्योंकि अशोक ये है ना कि देखिए, वो रहीम का एक दोहा है, कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वो तो झूमत आपने फाटत उसने अंग, केले का पेड़ और बेर के पेड़ में कभी साझा नहीं हो सकता। ये समाज एक तरह से बेर का पेड़ है और बहुजन समाज पार्टी केले का पेड़ है, जो है बाकायदा टूटता कटता फटता रहता है। अगर वो अपने आप को नहीं बचाएगा, अपने आप को संकुचित नहीं रखेगा, तो वो भी जो है फट जाएगा। इसलिए उसको उस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ती है। और निश्चित तौर पे इसी बीच में 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी बहन जी ने बड़ी रैली में शामिल हुई थी और संबोधित किया था। और 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पे भी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, पॉलिटिकल रैली भी उसको कह सकते हैं, जिसको याद रखना जरूरी है। और तमाम इस बहस के बीच में, इस बातचीत के बीच में, और बहन जी को जिस तरीके से प्रोफेसर विवेक सर ने व्याख्या की उनकी कार्यशैली की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था और हमने पॉलिटिकल बात है इतनी नहीं की, क्योंकि वो तो अक्सर होती रहती है, लेकिन आज बहन जी को याद करना जरूरी था। और इस वक्त में हमें यह समझना होगा आखिरी तौर पे कि टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन काम करके दिखाना मुश्किल है। और निश्चित तौर पे जो बहुजन राजनीति है, दलित राजनीति है, दलित राजनेता है, वो समाज के भीतर, राजनीति के भीतर जिस तरीके से काम करते हैं, वो विपरीत धारा के विपरीत तैरने जैसा है। चाहे जो भी व्यक्ति इस फील्ड में काम कर रहा है, चाहे पत्रकार के तौर पे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, और उस बीच में भी प्रोफेसर के रूप में, जी चाहे प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर का नाम नहीं आता क्योंकि वो सरकारी तनख्वाह मिलती रहती है लेकिन इस बीच में खुद को बचाए रखना, खुद को स्थापित करना और अपने मूल्यों को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जिस नेता, जो व्यक्ति, जो नायक इस मूल्यों को बचा लेते हैं, वही इतिहास में याद किए जाते हैं। और निश्चित तौर पर बहन जी इस मामले में उनकी जो भूमिका रही है पूरी बहुजन राजनीति में, बहुजन आंदोलन में, उसको कोई भी, चाहे उनको मानने वाला हो, चाहे उनका विरोधी हो, अनदेखा नहीं कर सकता। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।